दोस्तों नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं राखी बिष्ट जी, जो दिल्ली की रहने वाली हैं। वो एक शिक्षाविद हैं, जानी मानी समाज सेविका हैं, लेखिका हैं, कवयित्री हैं और अभिनेत्री भी हैं। साथ ही साथ दिल्ली नगर निगम द्वारा वो पुरस्कृत शिक्षक हैं। और हमारे यहाँ उनको आमंत्रित करने का और उनसे बातचीत करने का दो मकसद था। एक तो वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, तो हम उनके बारे में जानना चाहते हैं और उनके माध्यम से तमाम महिलाओं को बताना चाहते हैं किस तरीके से शादी के बाद भी और इतने सारे कामों को महिलाएं कर सकती हैं। दूसरी एक खास वजह और है जो थोड़ी सी दर्दनाक है। पिछले जो कोरोना पीरियड रहा है, जो शुरुआती कोरोना का जो पहला साल था, उसमें राखी जी के जो पति थे वो डॉक्टर थे और उन्होंने मरीजों की सेवा करते हुए उनको कोविड हुआ और उसके बाद वो शहीद हुए। तो वो जो एक सिचुएशन थी, उससे राखी जी कैसे निकली, समाज का क्या योगदान था, इन सारी बातों पे आज हम बात करेंगे, जिससे आज के लोग जो एक पैनिक माहौल में आ रहे हैं, तो वो भी कुछ उनकी कहानी से, उनके इस सफर से सीख सके। हमें अंदाजा है कि ये एक ऐसा प्रकरण है जो जिस पे बात करना इतना इजी नहीं है। लेकिन राखी जी बहादुर महिला हैं और वो पूरी बात हम लोगों के साथ रखेंगी, जिससे कि दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिले। राखी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि जो आपका पढ़ाई से लेके और अभी तक का जो सफर रहा है, फिर उसके बाद हम कोरोना पे आएंगे। जी, तो मेरा जन्म एक बहुत ही संस्कारी परिवार में हुआ। जी। अपनी शिक्षा जैसे सभी लेते हैं, स्कूली शिक्षा मेरी एक सरकारी विद्यालय से हुई और बाद में प्रशिक्षण जो रहा, जो टीचिंग में रहा, वो किया। फिर ग्रेजुएट हुई। उसके बाद मेरी रुचि हर क्षेत्र में थी, जी। विद्यार्थी के तौर पर भी, हम्म। डांस में, गाने में और भाषण में और अनेकानेक गेम्स में क्रियाकलाप भी। जो कि जी, उसमें मैं नेशनल प्लेयर हूँ खो खो की। और बस इसी तरह आगे बढ़ती रही और जैसे सभी मेरे पिताजी के मार्गदर्शन से मैं बनना चाहती थी वकील। और पिताजी को क्योंकि ये प्रोफेशन थोड़ा सा ऐसा लगता था उस समय लड़कियों के लिए, तो पापा ने एक सलाह दी कि बेटे आप टीचिंग में जाएं तो ज्यादा अच्छा करेंगे। और बस उन्हीं के सानिध्य से आज मैं सरकारी विद्यालय में अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। और उसके बाद मेरी शादी जब हुई तो एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान वो थे। और मैं ये बताना चाहूंगी कि शादी से पहले मैं एक आम इंसान की तरह जी रही थी, एक लड़की जो कि सिर्फ पढ़ती है, लिखती है, नौकरी करती है। लेकिन शादी के बाद मुझे नए पंखों के साथ उड़ान मेरे हस्बैंड ने दी और उनकी वजह से आज मैं लिख पाती हूँ, कविताएं लिखती हूँ, लेख लिखती हूँ और मॉडलिंग, एक्टिंग, ये सारा वहीं से आया। और पहले कुछ साल तो जैसे बच्चों के साथ आपको पता ही है कि महिलाओं को बहुत समय देना पड़ता है, और मैं क्योंकि वर्किंग थी तो ये रहा। और फिर धीरे धीरे हमें लगा कि ठीक है, हम लोग तो जी रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। इतना सब कुछ होते हुए तो हमारा ट्रस्ट है रविसा फाउंडेशन, जिसके माध्यम से हम गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। और ये सब मेरे जो दिवंगत पति लेट श्री विवेक कुमार बिष्ट के मार्गदर्शन में होता रहा। और गत वर्ष भी जब उनकी डेथ हुई तो उससे पहले भी हम लोग ये राशन वितरण कर रहे थे और सभी को पता है कैसे भी फोन पे कैसे भी हेल्प कर रहे थे। और ये सब हो गया और बस उसके बाद जीवन की जो गति है वो थोड़ी धीमी जरूर हो गई है, पर जरूर आगे बढ़ेंगे। नहीं, तो आप उत्तराखंड की रहने वाली हैं? जी हाँ, बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ, टिहरी गढ़वाल से, और मेरा ससुराल पौड़ी गढ़वाल से है। अच्छा। और
जी, मैं दोनों जगह की बेटी हूँ। जी। और दिल्ली आप के पतिदेव जो है वो जॉब करते थे, इसलिए आप दिल्ली आई? नहीं, मैं पैदा भी दिल्ली में ही हुई हूँ। अच्छा, अच्छा। और यहीं पढ़ाई लिखाई सब यहीं पर ही हुआ है मेरा। और बस पतिदेव भी यहीं थे, तो अच्छा। शादी। जी। तो जैसे ये एक जो कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, पिछली लहर से बहुत घातक हो रही है, और एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे परिवार पिछली बार भी इसकी जद में आए थे और उजड़े भी परिवार, और यहाँ भी हो रहा है। तो आपका जो आपने भी उसका प्रकोप झेला है, तो ये जो दूसरी लहर से तुलना करें पहली लहर की, क्या फर्क देख रही हैं, और क्या कुछ अनुभव सीखा है हम लोगों ने या नहीं? वो पहली लहर नहीं थी, पहली बार वो बीमारी जो है आई थी, वैश्विक महामारी आई थी, और लोग जानते नहीं थे, तो डर के मारे लोग सच में बैठ रहे थे घर में, जान नहीं पा रहे थे कि बीमारी है क्या और इसका उपचार भी क्या है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास भी उस वक्त उपचार नहीं थे। आज स्थिति ये है कि जैसे साइकोलॉजिकल उसमें आता है ना, एक्सेप्टेंस आ गई लोगों के पास, ठीक है बीमारी है, और वो बहुत इजी गोइंग हो गए थे। उसमें बहुत सारे लोग जो है बिना मास्क के घूम रहे थे, और बहुत सारी लापरवाही जो हुई थी। नवंबर में भी एक बार यह आंकड़ा आपको पता है कि काफी बढ़ा था, और फिर सचेत भी किया गया था कि अप्रैल में हो सकता है कि ये आंकड़ा फिर से उस पे पार करे। तो हाँ, पिछले साल भय का वातावरण था, और इस साल जो है वो भय से हम आगे निकले, तो ये हम अब देख रहे हैं कि 24-25 हजार 28 हजार ये लगातार जो कोरोना के ये मामले हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। तो पहले जो मामले बढ़ने में थोड़ा टाइम लगा था, वो इस बार बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। तेजी का देखिए कारण क्या है कि लोग भी और सरकार भी। सरकार अगर 800 से 1000 पर ये जाग जाती, जैसे कि बाहर की सरकारें कर रही हैं, अगर 500 केस आ गए तो लॉकडाउन, लेकिन सरकार यहाँ पर 17,500 केस के ऊपर जागी। पहली गलती जो हुई सरकार से, ठीक है। दूसरी गलती जो लोग करते हैं, लोग जो है इतना भय का वातावरण बना देते हैं कि ना तो वो टेस्ट कराते हैं, क्योंकि टेस्ट अगर पॉजिटिव हुआ तो कितनी सारी आपको पता है बाधाएं आती हैं, और काफी कुछ झेलना पड़ता है जहां पर ये रहता है। सो इसके अलावा कि पार्टी कर रहे हैं, और आप देख ही रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहूंगी, सोशल मीडिया पे हर रोज कुछ ना कुछ सम्मेलन और कुछ ना कुछ ये चल ही रहा था, और वहां पर भी बड़े बड़े लोग भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो गलती हमारी भी है, हम केवल सरकार को दोष दे तो ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। पहले क्या था कि एक बोर्ड लगा दिया जाता था, एक स्टिकर लगा देते थे, और उस परिवार से लोग ऐसी दूरी बना लेते थे कि मतलब पता नहीं अब ये क्या घर है, और ये तो भाई अब पूरी लोकेलिटी को कोरोना ग्रस्त कर देता है, ठीक है। वो परिवार जो परिवार एक तरीके से सहायता देने की जगह पे उसका सामाजिक बहिष्कार सा होने लगा था। जी, वो भी है, लेकिन मैं तो ये बता रही हूँ कि वो पिछले साल से इस साल वो भयानक स्थिति हमारे नेग्लिजेंस से आई है, क्योंकि हमने इतने बेपरवाह हो गए थे, सरकार भी और हम लोग भी, कि हमें ये पता, और जिस घर में ये तकलीफ, जो भी वो शरीर जो ये झेल नहीं पा रहा है, देखिए वो जवान है, बूढ़ा है, बच्चा है, इसको ये बीमारी नहीं देख रही है, वो अपनी चपेट में ले रही है। सो लोगों को अब जो जैसे अब ये नहीं लगा है, जैसे ये स्टिकर नहीं लग रहा है, ये पहले तो देखिए बिल्कुल जब स्टिकर लग भी रहा था उसके भी नुकसान थे, वो घर में कैद हो रहे थे, और मुझे खुद, मैं इसकी भुक्तभोगी हूँ, तो मुझे खाने की दिक्कत हुई, मुझे मांगना पड़ा लोगों से कि मुझे खाना दे जाइए, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ थी, वो बीमार हो गई थी, और मैंने भी वो झेला है, सब कुछ होते हुए झेला है। तो ये बीमारी कुछ अलग ही प्रकार की है। जी। अच्छा, स्टिकर लगाने पे अभी कुछ राज्य सरकारों का अलग अलग है, जैसे हम उत्तर प्रदेश में जहाँ बैठे हैं वहाँ अभी भी स्टिकर लग रहे हैं, अभी भी उन घरों को जैसे बांस और बल्ली से कवर्ड भी किया जाता है, नहीं तो एक रेड टेप रिबन टाइप का वो लगा देते हैं दरवाजे पे, और उनके यहाँ लिख दिया जाता है कि यहाँ कोविड पॉजिटिव पेशेंट पाया गया है। हो सकता है कि दिल्ली में अब न चल रहा दिल्ली में नहीं, दिल्ली में पिछले साल से मेरे ख्याल अगस्त सितंबर के बाद तो ये लगना ही बंद हो गया था, तो लापरवाही तो वहीं से शुरू हो गई थी, क्योंकि अगर एक घर में एक कोरोना पॉजिटिव है तो बाकी लोग
बाहर दुकानों में भी जा रहे थे सामान खरीदने, और उनकी दिक्कतें भी मैं समझती हूँ कि लाएगा कौन, देगा कौन, तो वो जा रहे थे। इस तरीके से स्प्रेड तो हो ही रहा था। ये कहीं ना कहीं ये रीजन तो है, क्योंकि एक परिवार में सारे अगर कोरोना ग्रस्त है तो कोई एक मेंबर तो जाएगा ही मार्केट तक, वो लाएगा ही सामान, उसकी मजबूरी है, पर अब ये लापरवाही भी है साथ ही। अच्छा, आपके साथ जो हुआ तो उस दौर से आप कैसे बाहर निकली, परिवार और बच्चों को कैसे संभाला, कुछ थोड़ा सा बताएंगी तो जिससे जो आज की तारीख में लोग ऐसी चपेटों में आ रहे हैं उनको शायद तो कुछ हौसला होगा, वो भी कुछ सीख सकेंगे। बस परिवार के जितने भी सदस्य हैं, मैं ये नहीं कहूंगी मैंने संभाला, सभी ने एक दूसरे को संभाला। और ये जो चीजें होती हैं, ये जो ट्रॉमा होता है, ये कई बार 1 साल, कई बार 2 साल, 3 साल और कई बार ताउम्र जाता नहीं है। ऐसी भरपाई है जो नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, हम एक दूसरे का सहयोग करके भावनात्मक तौर पर भी, अगर हम फैमिली मेंबर्स आपस में जो है सपोर्ट करके एक दूसरे को चलेंगे तो निकलेंगे। धीरे धीरे समय लगता है। बाकी मेरा परिवार तो संभल गया कि क्योंकि आर्थिक तौर पर हम फिर भी सबल मैं कहूंगी अपने आप को, लेकिन कई परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर हैं। मेरे कहने का यहाँ पर कारण ये है कि जो कोरोना वॉरियर्स के लिए पिछले साल लोगों ने दिए जलाए, उनके बहादुरी के गान गाए, आज तक भी बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स हैं जिनको हर्जाना नहीं मिला है। जो सरकार ने अनाउंस की थी रकम, चाहे वो दिल्ली सरकार हो और चाहे भारत सरकार हो, दोनों ने ही अब तक वंचित हैं, मतलब कई लोग। तो मैं इस आपके YouTube चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगी दिल्ली सरकार को और भारत सरकार को कि जो भी स्कीम आपने कोरोना वॉरियर्स के परिवार के लिए बनाई है, जल्दी से जल्दी उन्हें दी जाए, ताकि देखिए वो भरपाई नहीं हो पाएगी जो भी उनके घर से गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता तो मिल जाएगी। जी, मिल जाएगी जी। अच्छा, जब जिन घरों में पॉजिटिव निकलते हैं केसेज या ऐसी स्थितियां होती हैं, उन्हें कैसी मदद समाज कर सकता है और कैसी वो खुद कैसे अपने को मजबूत बनाएं जिससे कि इस हालात से लड़ सकें? हम किसी की भी मदद 3 तरीके से करते हैं, तन, मन और धन से। तो तन, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा संभावना होती है, अगर हम कांटेक्ट में आते हो जाएंगे तो कम से कम अपनी मनोस्थिति ऐसी रखें दूसरे की मदद करने की। जैसे अभी मैं सुनती हूँ कि गैस ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है, नहीं सरकार कर पा रही है, या आप सपोज जैसे अस्पताल में बेड नहीं, पर प्लाज्मा के लिए तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए भी डर रहे हैं और डोनेट नहीं कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी ये प्रार्थना करना चाहूंगी, आसपास कोई भी ये ना देखें हमारे सगे संबंधी हैं या कौन है, यदि कोई डोनेट कर सकता है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप हर संभव मदद कीजिए। इसी तरीके से आप उनकी मदद कर सकते हैं और राशन से मदद कर सकते हैं, उनके घर में कोई जरूरत, क्योंकि फोन आजकल देखिए सोशल मीडिया है, वो चाहे तो फोन पे अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। जो भी कोरोना ग्रस्त हैं, यदि उनके घर तक कोई मदद नहीं आ पा रही है, वो बता सकते हैं। आसपास में अगर 50 लोग रहते हैं तो कम से कम वो 2 लोग जरूर जागेंगे जिनके भीतर मानवता होगी, वो आएंगे और मदद करेंगे। तो यही है कि मदद जरूर करनी चाहिए। हाँ, पिछले साल से इस साल में ये बदलाव आया है कि कई सारी सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं, कई सारे NGO, कई सारे मंदिर की संस्थाएं बहुत सारी आगे आई हैं, इन लोगों को राशन वगैरह मुहैया करवा रही हैं। क्योंकि पिछले साल तो कूड़े वाला भी कूड़ा लेने नहीं आ रहा था और 5-5, 10-10 दिन घर में कूड़े का रहना, आप समझ सकते हैं कि वो घर जो है क्या हालत रही होगी उस घर की। जी जी। हाँ, अच्छा, एक सवाल ये था कि जैसे अभी लोग कहते हैं कि पॉजिटिविटी बढ़ाइए, अब माहौल में जब चारों तरफ एक नेगेटिविटी होती है तो कितनी पॉजिटिविटी और कैसे बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि कई बार हम लोगों को लगता है कि हम कुछ सच्चाई बताएं, हम सरकार की बातें बताते हैं तो लोग घेर लेते हैं, कहते हैं नहीं ये तो नेगेटिविटी है। लेकिन अगर वो बात हम बताएंगे नहीं तो सरकार जागेगी कैसे? क्योंकि तंत्र अपने हिसाब से काम करता है।
ये तो आप जान ही जी रही हैं कि तंत्र अपने बिल्कुल। हिसाब से काम करता है, जी जी और वो चाहता है कि उसकी एक जो छवि है वो दूसरी बने हर तरीके से। जैसे हमारे यहाँ जी हुआ कि बहुत सारे जब बॉडीज का क्रिमिनेशन शुरू हुआ, आलोचना शुरू हुई, तो सरकार ने अगले दिन वहां पे बाउंड्री बना दी कि जिससे अंदर की कोई फोटो न ले सके। तो ये इस टाइप के काम सरकार करती है, तो कैसे जी इस पॉजिटिविटी कैसे बढ़ाएं, ये सवाल है। जी। पॉजिटिविटी की जहां तक बात है, समाचार दो प्रकार के होते हैं। हम्म एक समाचार ये है कि 1,30,000 लोग घर चले गए, हम्म और एक समाचार ये है कि 200 या कुछ भी हम्म संख्या, हम्म मैं हम्म ऐसे नहीं कह रही हूँ हम्म हम्म पर्टिकुलर, हम्म ये संख्या में जो है कैजुअलिटी इन्होंने हो जान गई। से हाथ गवा दी जी। हम्म तो वो है समाचारों का देखना, हम्म और इस समय पर ना देखें समाचार ज्यादा, हम्म दिन में एक बार देख लें ताकि हम्म स्थिति पता लगे। हम्म बाकी अपने घर की तरफ देखें, अपने सगे संबंधियों की तरफ देखें कि उनका हम्म हाल क्या है, हम्म उनके लिए जो बेसिक चीजें हम मुहैया करा सकते हैं, उनको दे हम्म सकते हैं, हम्म तो वो दी जाए। हम्म तो सकारात्मकता की बात है, तो मैंने पिछले साल एक कविता लिखी थी, उम्मीद का सूरज सुनाइए। करके, हाँ। हम्म थोड़ी सी सुना देती हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कि अब धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी ये जिंदगी, अब जी धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी ये जिंदगी, जी। ना रुकेगी ना थमेगी, जीत जाएगी ये जिंदगी। वाह। अरबों की दुआएं हैं, जी। अरबों लोग हैं शामिल, पूरा हम्म विश्व इस महामारी से जूझ रहा है इस वक्त, हम्म कि अरबों की दुआएं हैं, अरबों लोग हैं शामिल, हम्म पहले जैसी रास्तों पर आएगी ये जिंदगी। हम्म चाय की चुस्कियों के साथ होंगी महफिल, चाय हम्म की चुस्कियों। चुस्कियों के साथ होंगी महफिलें, हम्म छन्नी पर कई दुखों को छानेगी फिर से जिंदगी। वाह। बन जाएगी किसकी बात, हम्म बन जाएगी हम्म किसकी बात, हम्म उन दूरियों के साथ हम्म चांद को जमीन पर फिर से उतार लाएगी ये जिंदगी, पहले जैसी रास्तों पर वाह आएगी ये जिंदगी। वाह। दौर होंगे फिर से हम्म हंसने मुस्कुराने के, आखिरी ये बंद है, हम्म दौर होंगे फिर से हंसने मुस्कुराने के, हम्म भटकती राह को मंजिल तलक ले जाएगी ये जिंदगी, पहले वाह। जैसी रास्तों पर आएगी ये आएगी। जिंदगी। जैसे तो हम आप सकारात्मकता जी जैसे आपने अपनी जिंदगी को, उनके जो दुखों को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ी हैं, एक सवाल है कि आगे आपकी क्या प्लान है अपने एनजीओ के माध्यम से? जी। कुछ कोरोना पेशेंट के लिए करना चाहती हैं, या समाज के और किस वर्ग के लिए क्या करना चाहती हैं? मुझे लगता है कि हमारे समाज को हम्म, शिक्षा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं जी। एक शिक्षिका हूँ, हम्म तो मैं उन बच्चों को जो कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं शिक्षा हम्म से, उनके लिए हम्म काम करना चाहूंगी। हम्म और मेरा एनजीओ, मेरा ट्रस्ट है एक्चुअली, तो वो उनके लिए पहले से ही काम कर रहा है आगे, और इस चीज को मैं गति दूंगी, क्योंकि हम्म अभी तो थोड़ा सा मामला ऐसा ही है। हम्म और आगे के प्लान ये है कि अपना जीवन जो है समाज को अर्पण है, हम्म अ, बस उसी से हम हैं, हम्म और उसी को दे दूंगी। हम्म और बस यही है मेरा कि सेवा करूंगी आगे। अब और लक्ष्य तो कुछ ऐसा है नहीं, हम्म क्योंकि बस अब यही करना। हम्म। हम थोड़ा सा इस दौर से आपको बाहर निकालना चाह रहे हैं। आपने एक जी सौंदर्य प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया था, जी क्या था? थोड़ा जी। उसके बारे में चलते चलते बताइए। आ, बस ये बचपन से हर लड़की का सपना होता है ना, कि एक हम्म मुकुट जो है हम्म उसके सर पे हो। हम्म उसी सपने के साथ आगे बढ़ती रही, और कुछ जगह मंजिलें मिली और कुछ जगह फाइनलिस्ट होके रह गई। हम्म तो एक शौक था कि एक नाम होगा तो मेरी बात लोग सुनेंगे, हम्म जैसे मैं श्री अमिताभ बच्चन जी हैं, हम्म हम्म वो वो है तो उनकी हम्म बात लोग सुनते हैं। तो मुझे लगा मैं एक चेहरा ऐसा बन सकती हूँ कि हम्म लोग मेरी बात सुने। और बस ये यहाँ तक आने का जरूर मुझे लगता था कि मैं एक आवाज बन सकूं, एक ऐसी महिला की, और कि जो सशक्त कर सके अन्य महिलाओं को, उनके हम्म लिए एक रोल मॉडल बन सकूं। और हम्म। बस इसीलिए थोड़ा सा हाथ आजमा लिया जी। बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले भविष्य के लिए, कि आपने जो सोचा है वो पूरा हो। और आप बहुत जी बहादुर हैं, बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों की बात हुई। साथियों, जी ये राखी जी के साथ बातचीत थी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और हम फिर, चूँकि कोरोना काल में हम कुछ दूसरे मुद्दों पे चले गए, तो राखी जी की जो बहुमुखी प्रतिभा है उसके कई पक्ष रह गए, लेकिन हम फिर जल्दी ही जुड़ेंगे राखी जी के साथ, और उन विषयों पर एक बार विस्तार से बात करेंगे। बहुत धन्यवाद राखी जी आपका, और सभी साथियों शुक्रिया। आपका भी।